हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर 3 ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़। इससे पहले हमने इसके 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 हमारा रहेगा जैनिज़्म पे, और इसके बाद इसके 2 लेक्चर और आएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। एक पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो आपका लेक्चर आएगा, और एक आपका बुद्धिज़्म पे लेक्चर आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हिस्ट्री से जो आपका सिलेबस बनता है उसमें से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, चाहे वो जैनिज़्म है या बुद्धिज़्म पे क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। सो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें आपको कैसा लगा वीडियो। कुछ सजेशन, कोई एडवाइस होगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हमारा ग्रुप जो एफिलिएट ग्रुप्स हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा। इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर करते हैं आज का शुरू, जैनिज़्म। सो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर हम जैनिज़्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें तो जैनिज़्म इज़ एन एंशिएंट रिलीजन, बहुत पुराना रिलीजन है, एंशिएंट रिलीजन है, दैट इज़ रूटेड इन द फिलोसफी दैट टीचेस द वे टू लिबरेशन एंड द पाथ एंड अ पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी। ठीक है, दिस इज़ अ रिलीजन। इसमें क्या फ़िलोसफी क्या है इस रिलीजन, दिस इज़ बेसिकली एक हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि इंसान कैसे लिबरेट कर सकता है। लिबरेट किससे? मटेरियल थिंग्स से। एक इंसान स्पिरिचुअल प्यूरिटी में कैसे जा सकता है, और कैसे एनलाइट हो सकता है थ्रू डिसिप्लिन, नॉन वायलेंस। एक नॉन वायलेंस तरीके से कैसे इंसान, ठीक है, एनलाइटमेंट अटेन कर सकता है। टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ये सारे लिविंग क्रिएचर्स के लिए हैं, ठीक है, सब ह्यूमन बींग्स के लिए हैं। किसी एक, ये रिलीजियस की बात नहीं कर रहे हैं, सब के लिए हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट जैनिज़्म। और इसके अब थोड़ा डिटेल में जाके हम डिस्कस करेंगे इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन, जैनिज़्म केम इनटू प्रोमिनेंस इन 6th century BC। तो 6th century BC में जैनिज़्म जो है तो इसको प्रोमिनेंस मिली व्हेन लॉर्ड महावीरा प्रोपगेटेड द रिलीजन। जो लॉर्ड महावीरा थे 6th century BC में, इन्होंने जब प्रोपगेट करना शुरू किया जैनिज़्म, तो तभी इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल गई, प्रोमिनेंस मिल गई, पॉपुलर हो गया। तो नेक्स्ट की बात करें तो देयर वर 24 ग्रेट टीचर्स। ग्रेट टीचर्स, इनको तीर्थंकरास भी बोला जाता है। तो 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म, एंड लास्ट ऑफ होम, जो इनमें से लास्ट था वो थे महावीरा। सो महावीरा वाज द लास्ट ऑफ 24 ग्रेट टीचर्स, ठीक है। दीज 24 टीचर्स वेर कॉल्ड तीर्थंकरास पीपल। तो ये कौन थे? ये वो पीपल थे, वो लोग थे हु हैड अटेन्ड ऑल नॉलेज, जिन्होंने पूरी नॉलेज अटेन की थी, ठीक है। कंप्लीट नॉलेज इन्होंने अटेन की थी। इस नॉलेज, कंप्लीट अटेनमेंट ऑफ नॉलेज को बोला जाता था मोक्षा। द फर्स्ट तीर्थंकरा वॉज ऋषभनाथा। ऋषभनाथा जो थे वो फर्स्ट, जो ऑफ द 24 ग्रेट टीचर्स थे, इनमें से जो पहला था वो था ऋषभनाथ। एंड द लास्ट ऑल्सो 24th वॉज लॉर्ड महावीरा, ठीक है। द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम जिना और जेना विच मीन्स कॉन्करर। इसका मतलब होता है कॉन्करर, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट इसमें है लॉर्ड महावीरा द 24, ये 24th ऑफ द ग्रेट टीचर्स में से था। टोटल कितने थे? 24 ग्रेट टीचर्स। लॉर्ड महावीरा आपका 24 था, एंड फर्स्ट वॉज ऋषभ नाथ।
ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है जैनिज्म का? तो ये वर्ड हुआ है जिना और जीना से। इसका मतलब होता है कॉन्करर। आगे चलते हैं, इसके कॉजेज देखते हैं कि जैनिज्म के कॉजेज क्या थे, क्यों जैनिज्म एक रिलीजन जो है प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया, इसका रीज़न क्या था? तो पहला रीज़न अगर देखें, जो हिंदुइज्म हैज़ बिकम रिजिड एंड ऑर्थोडॉक्स। जो पहले हिंदुइज्म का था ये लिमिटेड, इसकी जो जो फ्रीडम था, इसका जो टैक्स था वो सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये थोड़ा रिजिड हो गया था, लोग इससे इतना खुश नहीं थे, तो इसीलिए जैनिज़्म उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ था। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, जी हिंदुइज्म में बहुत कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हुए थे और सारे लोग इन रिचुअल्स को परफॉर्म भी नहीं कर सकते थे। बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे थे जो सिर्फ ब्राह्मण्स परफॉर्म कर सकते या क्षत्रियाज परफॉर्म कर सकते, जो लोअर कास्ट थे वो परफॉर्म नहीं कर सकते थे, तो उनको वो परमिशन नहीं मिलती थी जैसे शूद्राज थे, ठीक है। इसीलिए एक कॉज ये भी था जैनिज्म प्रोमिनेंस का। नेक्स्ट की बात करें तो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स जो हैं हिंदुइज्म में, आपको पता है कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म में बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत पहले, अभी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा पहले था। तो उसमें चार जो वर्ना सिस्टम में चार आपके कास्ट्स होती हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड जो शूद्राज होते हैं। तो शूद्राज बहुत नीचे होते हैं, उनके राइट्स नहीं है अभी भी। अगर आप देखें जिनको अनटचेबल्स बोला जाता है, सो उनको बहुत राइट्स नहीं थे उनके पास, ठीक है। उनको सिटी में अनटचेबल्स थे, वो सिटी में उनको आने से मना था या जो एक सोसाइटी में रहने से मना था। तो इसी वजह से ये डोमिनेंस जो थी ब्राह्मण्स की, ये अपर क्लास था, ठीक है। ये पूरा हिंदुइज्म बेसिकली कंट्रोल करते थे, टेक्स्ट कंट्रोल करते थे, जो रिलीजियस सीक्रेट टेक्स्ट हिंदुइज्म के हैं उसको कंट्रोल करते थे। बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे भी थे जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स ही पढ़ सकते थे, इन्हीं के पास अवेलेबल थे। तो ये भी एक डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था किसका? जैनिज्म का। वर्ना सिस्टम डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस। जो वर्ना सिस्टम था 4 क्लासेस में इसने सोसाइटी को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन बर्थ। किस पे? बर्थ पे। जहाँ जिस कास्ट में पैदा होते थे तो वो डिसाइड करता था कौन से प्रोफेशन में ये जाएगा। अगर वो ब्राह्मण्स में जाएगा तो वो प्रीस्ट हो सकता था या रूलर हो सकते थे, क्षत्रियाज होंगे तो आर्मी में जाएंगे, ठीक है। वैश्याज होगा तो वो एग्रीकल्चरल जो है इसमें जाएगा, और अगर शूद्राज में हो गए तो वो जो अपर 3 क्लासेस थी उनकी सर्विस करेगा, ठीक है। वे द टू हायर, जो पहले दो थे जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज थे, इनको मिलती थी सिवरल, इनको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती थी। जो नीचे के दो थे दैट इज़ वैश्याज एंड शूद्राज, उनको वो प्रिविलेज अवेलेबल नहीं थी। सो ये बहुत सारे रीज़न थे किसके? जैनिज्म की प्रोमिनेंस जो होगी, इम्पोर्टेंस जो इसको ज़्यादा मिल गई, पॉपुलैरिटी जो जैनिज्म को मिल गई, इसके रीजंस ये सारे थे। आगे की बात करें, अगर टेनेट्स की बात करें ऑफ जैनिज्म, तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीफ इन गॉड। सो ये क्या बिलीफ करते थे? ये गॉड पे यकीन करते थे, बिलीफ इन गॉड। सो जैनिज्म रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन्होंने रिकग्नाइज किया था, बट लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिकग्निशन इन्होंने गॉड की वो इन्होंने कहा कि ये जो महावीरा थे इनसे नीचे हैं। महावीरा इज द लॉर्ड, वो सबसे बड़े थे। नेक्स्ट की बात करें, अकॉर्डिंग टू महावीरा, महावीरा क्या कहते हैं? महावीरा कहते हैं, अ पर्सन इज बॉर्न इन हायर और लोअर वर्ना। महावीरा कहते हैं जो इंसान है वो लोअर या हायर वर्ना सिस्टम, लोअर कास्ट या हायर कास्ट में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस होती है उसकी, जो उसने गुनाह किए होते हैं इस दुनिया में या किसी प्रीवियस बर्थ में उसने जो गुनाह किए हैं, ठीक है। उसकी जो उसका बर्थ होता है, रीबर्थ होता है, वैसे ही उसको जो है नेक्स्ट जन्म में बर्थ मिलता है जैसे उसने पिछले जन्म में किया होगा, ठीक है। लोअर एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिंस और द वर्च्यूज इन द प्रीवियस बर्थ। सो जैसे करनी वैसी भरनी, ये है। जैसे उसने प्रीवियस बर्थ में अच्छे काम किए हैं तो गलत काम किए हैं, जैसा भी किया होगा तो वही उसका नेक्स्ट जन्म में उसकी जो है उसको इंसान बने, वो
उसका वरना मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने गलत किया होगा, गलत काम किए होंगे, तो उसको शूद्राज में जो है बर्थ हो जाएगी, या उसने अच्छे काम किए होंगे तो उसको ब्राह्मण्स में बर्थ हो जाएगी। तो यही है, इसी का मतलब है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड द थ्योरी ऑफ कर्मा। सो इन्होंने, जैनिज्म क्या बिलीव करता है? जैनिज्म बिलीव्स इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड द थ्योरी ऑफ कर्मा। सो कर्मा क्या थ्योरी है? कर्मा यही थ्योरी है, जैसे पिछले जन्म में जैसा किया होगा वैसे ही उसका बर्थ होता है, वैसी कास्ट में उसका बर्थ होता है, अकॉर्डिंग टू उसका बर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इट डिड नॉट कंडम द वर्ना सिस्टम। इन्होंने कंप्लीटली वर्ना सिस्टम को इन्होंने कंडम नहीं किया था, इन्होंने इसको रद्द नहीं किया था, बट अटेम्प्टेड टू मिटिगेट द इवल्स ऑफ द वर्ना ऑर्डर एंड रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन। लेकिन इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की इन्होंने, इसमें जो इश्यूज इनको ईवल्स लग रहे थे वो इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की, इस पे अच्छा काम करने की कोशिश की। जैसे रिचुअलिस्टिक, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर सकते थे बहुत सारे लोग, सो ये इनको अच्छा नहीं लगा। ये भी एक कॉज था किसका? जैनिज्म का प्रोमिनेंस का। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा ये कैसे होगा? ये लिबरेशन, निर्वाणा मतलब लिबरेशन, तो लिबरेशन कैसे होगी? सो अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा और मोक्षा, जिससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिज़ायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिज़ायर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म क्या है? अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा या लिबरेशन। सो इट कुड बी, निर्वाणा जो है इट कुड बी अटेन्ड थ्रू तिरदनास। तो तिरदनास मतलब होता है 3 ज्वेल्स से। सो इट कुड बी अटेन थ्रू 3 ज्वेल्स। सो ये ज्वेल्स क्या है? 3 ज्वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। सो 3 जो ज्वेल्स हैं वो हैं राइट फेथ, अगर अब फेथ सही होगा तो इसका लिबरेशन हो सकता है, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा हो सकता है, राइट नॉलेज सही नॉलेज, और राइट एक्शन यानी अच्छे काम। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के अगर 5 डॉक्ट्रिन्स की बात करें तो इसका पहला डॉक्ट्रिन जो बहुत, जिस इन डॉक्ट्रिन्स पे, दैट्स दीज आर दी 5 डॉक्ट्रिन्स दैट इज़ द बेसिस ऑफ जैनिज्म। इन्हीं 5 चीज़ों पे जैनिज्म जो है बेस्ड है। ठीक है, दीज आर द रूट जो होता है ना किसी रिलीजन के प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म यही हैं। सो पहला जो है वो है अहिंसा। अहिंसा क्या है? नॉन इंजरी। ये आपने गांधीयन जो प्रिंसिपल था, जो गांधीयन फिलॉसफी है उसमें भी ये हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा होगा, या गांधी की फ़िलॉसफ़ी पढ़ी होगी, तो उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अहिंसा। दैट इज़ नॉन इंजरी टू ए लिविंग बीइंग। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन इंजरी। नॉन इंजरी का मतलब क्या हो गया? कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं जिससे इंसान को इंजरी हो, इंसान को कुछ ठेस पहुँचे। तो नॉन इंजरी टू ए लिविंग बीइंग। नेक्स्ट क्या है? सत्या। सत्या क्या है? डू नॉट स्पीक ए लाई। सो सत्या मतलब झूठ नहीं बोलना। सो सत्या, डू नॉट स्पीक ए लाई। नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो अस्त्य। अस्त्य क्या है? डू नॉट स्टील। मतलब स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। सो डू नॉट स्टील, चोरी, ये इम्पॉर्टेंट है थर्ड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है 5 डॉक्ट्रिन्स, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको आ ही जाते हैं। डू नॉट स्टील, अस्त्य। नेक्स्ट है जो आपका फोर्थ है वो है अप्रि अपरिग्रह का मतलब होता है डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। आपको पता है जेन्स जो थे, अगर आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, इनके 2 ग्रुप्स बेसिकली थे जो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे। सो ये यहीं से आता है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी से इनको इजाज़त नहीं थी। ठीक है, ये इनका एक प्रिंसिपल है, एक मेन रिलीजियस प्रिंसिपल है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करना है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट of the 5 principles is brahmacharya. brahmacharya that is observe continence। तो continence को भी ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल लिया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है।
जो 24th ऑफ ग्रेट टीचर्स थे या जैनिज़्म के बारे में या महावीरा, लॉर्ड महावीरा के बारे में, ये यहाँ पे मैंने लिया है। सो लॉर्ड महावीरा द 24th तीर्थंकरा, ठीक है, वॉज बॉर्न इन 540 BC, 520 BC में ये पैदा हुए थे। तो कहाँ पे पैदा हुए थे? इन ए विलेज कॉल्ड कुंदाग्रामा विलेज का नाम था, यहाँ पे ये पैदा हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पर्टिकुलरली जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं ये वहाँ पे पूछा जाता है। या अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें या एग्ज़ामिनेशन, स्कूल एग्ज़ामिनेशंस की बात करें, तो उसमें भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। सो ही बिलोंग टू एक जो है क्लान था, जेनेट्रिका क्लान, ठीक है, नेट्रिका क्लान जो था, एंड वॉज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। मगध की जो मगधा की जो रॉयल फैमिली है, इससे इनका रिलेशन था। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में ही रिनाउंस्ड हिज होम एंड बिकेम एन एसिडिक। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा एंड ये एसिटिक बन गए, एक प्रीस्ट बन गए। दैट मीन्स ये इन्होंने पूरी दुनिया क्या है, जो मटेरियलिस्ट वर्ल्ड है, इसको रिनाउंस करके एक ऐसी लाइफ अपनाई जिसमें इन्होंने मटेरियल चीज़ें जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। ही प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटी फॉर 12 years, और ये सब कितने सालों तक चलता रहा? तो ये सब था 14 सालों तक। एंड अटेन्ड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवेलिया। सो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इन्होंने अटेन की आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज इन्होंने अटेन की, जिसको बोलते हैं हम कैवेलिया। कॉन्कर्ड, इसका मतलब होता है कॉन्कर्ड माइजरी एंड हैप्पीनेस। दैट मीन्स इन्होंने कॉन्कर की, इन्होंने कामयाबी पाई किस पे? माइजरी, यानी माइजरी का मतलब क्या होता है? सो कॉन्कर्ड माइजरी एंड हैप्पीनेस एट द एज ऑफ 42 years। तो 42 years जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज थी, दैट इज कॉन्कर्ड माइजरी। माइजरी का मतलब होता है आपका कंजूसी। तो कंजूसी कैसे होती है? अगर आपके पास प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारा पैसा होगा, तो लोगों के पास लोग कंजूस भी होते हैं, लेकिन एक जो मेन प्रिंसिपल है जैनिज़्म का वो है प्रॉपर्टी को अटेन नहीं करना है। सो जब प्रॉपर्टी ही नहीं है तो इसमें कंजूसी फिर कहाँ से आएगी, ठीक है। और सो कंजूसी पे जो है कॉन्कर करना एंड हैप्पीनेस पे एट द एज ऑफ 42 years। सो ये हैं, तो टोटल कितना पीरियड था ऑस्टेरिटी का, ठीक है, तो वो टोटल था 12 years। ये इंपॉर्टेंट है। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट परवा। सो ये एक MCQ भी पॉइंट ऑफ व्यू से और वन वर्ड आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट सरमन कहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया? तो ये था आपका परवा पे। A symbol was associated with every Tirthankara and Mahavira's symbol was a lion। जो 24 जो ग्रेट टीचर्स थे जैनिज़्म के, उन सब का एक एक सिंबल होता था, ठीक है। तो इनका जैसे आपने इंडिया में या कहीं भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या स्कूल होता है, आपने वहाँ पे एक सिंबल देखा होगा स्कूल का, ठीक है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपने सिंबल देखा होगा, जैसे बीजेपी का लोटस है या आपने कांग्रेस का हैंड सिंबल है, वैसे ही इनका भी एक सिंबल होता था जो 24 ग्रेट लीडर्स थे। तो महावीरा की बात करें तो इनका सिंबल था लाइन, ठीक है, लाइन इनका सिंबल था। ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72। तो 72 years थे जब इनकी डेथ हुई। एट कब? तो ये था आपका 468 BC में। एट कहाँ पे? तो पावापुरी इन बिहार। तो बिहार में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है, एट द एज ऑफ 72। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लें अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें जैनिज़्म में 2 सेक्ट्स भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्ट्स हैं। तो 2 सेक्ट्स, तो सेक्ट्स की बात करें, सेक्ट्स और स्कूल्स। तो जैन ऑर्डर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट्स। 2 मेजर सेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे करेंगे बात। तो पहला जो सेक्ट है वो है दिगंबरा एंड द सेकंड इज श्वेतंबरा, ठीक है। द डिवीजन ऑकर्ड, ये डिवीजन कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, ये हिस्टोरिकल पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। सो द डिवीजन ऑकर्ड मेनली ड्यू टू फेमाइन।
इन मगध, मगध में जो बिहार में है वहाँ पे फेमाइन हुआ था, ठीक है, विच कंपेल्ड ए ग्रुप लेड बाय बद्रा बाहू टू मूव टू साउथ इंडिया सॉरी। तो यहाँ पे जो फेमाइन हुआ था मगध में बिहार में, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक जो बहुत सारे लोग थे वो वहाँ से दूसरी जगह पे मूव करना शुरू किए। तो इनमें से जो जैनिज्म में से एक जो लीडर थे वो थे बद्रा बाहू, इनके अंडर में तो ये लीडर थे एक ग्रुप के जो चले गए थे साउथ इंडिया दैट इज़ आपका जो तमिलनाडु ये सब प्लेसेस है इसको साउथ इंडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ओडिशा वगैरह, तो यहाँ पे ये चले गए 12 साल के लिए, ठीक है। अगर इस ग्रुप की बात करें दिगंबारा की, तो दिगंबारा में क्या है, ये कौन सा जो है सेक्ट है, ये सेक्ट है मॉक्स ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन कंप्लीट न्यूडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये जो सेक्ट था ये कंप्लीट जो आपका प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करना है, जो एक प्रिंसिपल है जैनिज्म में, ठीक है, कंप्लीट ये न्यूड नहीं, मेल मॉक्स थे, ठीक है। मेल मॉक्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स, वाइल फीमेल जो थे वो अनस्टिच प्लेन साड़ी वो पहनते थे, ठीक है। जो मेल थे वो कपड़े नहीं पहनते थे और जो फीमेल थे वो अनस्टिच साड़ीज प्लेन साड़ी वो पहनते थे। इनका क्या, ये हार्डकोर जो फॉलोअर्स थे जैनिज्म के 5 जो प्रिंसिपल्स है डॉक्ट्रिन्स है जैनिज्म के, उनको ये फॉलो करते थे, फॉलो ऑल 5 वोज, ठीक है, सत्या, अहिंसा, आस्त्या, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य। सो ये कंप्लीटली उनको फॉलो करते थे। और इनका बिलीव क्या था कि वुमेन लिबरेशन अटेन नहीं कर सकती थी। सो ये इनका बिलीव था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव लिबरेशन। बद्रा बाहू वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस सेक्ट, ये इन्हीं की लीडरशिप में ये जो ग्रुप साउथ इंडिया गया था रहने, फेमिन के बाद जब फेमिन हुआ था तो ये वहाँ से शिफ्ट हुए थे, तो यही इस ग्रुप के लीडर भी थे, एक्सपोनेंट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें जो दूसरा सेक्ट है श्वेतम्बारा, ये वो मॉक्स थे जो सफ़ेद कपड़े पहना करते थे, मॉक्स वे वाइट क्लोथ, सफ़ेद कपड़े ये पहनते थे, ठीक है। ये सिर्फ 4 जो है डॉक्ट्रिन्स फॉलो करते थे, लास्ट वाला जो है ब्रह्मचर्य ये फॉलो नहीं करते थे। और जो आपका ये श्वेतम्बारा है, ये इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि वुमेन जो है, औरत जो है वो लिबरेशन अचीव कर सकती थी, बिलीव वुमेन कैन अचीव लिबरेशन। ने इसके जो एक्सपोनेंट थे मेन, तो वो थे स्तुला बद्रा जो थे ये इसके एक्सपोनेंट थे। सो ये 2 इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, स्तुला बद्रा श्वेतम्बारा के एक्सपोनेंट थे, ठीक है। और जो दिगंबारा थे इसके एक्सपोनेंट कौन थे, तो इसके एक्सपोनेंट थे आपके बद्रा बाहू, ठीक है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ, तो महावीरा 24th जो लास्ट ग्रेट टीचर्स थे जैनिज्म के, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट नोट डाउन कर लें, ठीक है। लास्ट ग्रेट टीचर्स में टीचर थे ये जैनिज्म के। महावीरा organized an order of his followers which admitted both men and women, इन्होंने ऑर्डर जो है अपने फॉलोअर्स को दिया जिसमें दोनों मैन और वुमेन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ये एक रीज़न था स्प्रेड ऑफ जैनिज्म का। सेकंड, क्योंकि आपको मैंने इससे पहले ही बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि जो जैनिज्म है वो प्रोमिनेंस में कब आ गया, वो उसकी पॉपुलैरिटी कब बढ़ गई, तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ गई किसके साथ, जब आपके लॉर्ड महावीरा ने सरमन देना शुरू किया था, ठीक है। लॉर्ड महावीरा के टाइम पे ही जैनिज्म पॉपुलर शुरू होने लगा। सो मौर्यन किंग जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे, मौर्य के बहुत पावरफुल किंग थे, ये हमने एंशिएंट हिस्ट्री में इससे पहले डिस्कस किया है, पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख लें, बहुत अच्छा लेक्चर है और बहुत लंबा लेक्चर है, आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा उस लेक्चर से। सो मौर्यन किंग चंद्रगुप्ता मौर्य
ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स, जो चंद्रगुप्ता मौर्य थे ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स वो जैन बन गए थे। ठीक है, उन्होंने जो रिलीजन अपनाया था वो जैनिज्म रिलीजन लास्ट पे इन्होंने अपनाया था। एसेटिक एंड प्रोमोटेड जैनिज्म इन कर्नाटका, तो इन्होंने जैनिज्म को कर्नाटका में प्रमोट किया क्योंकि ये बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत पावरफुल महाराजा थे। तो इन्होंने बहुत जो है प्रमोट किया, बहुत हेल्प की किसमें, जैनिज्म प्रमोट करने में, क्योंकि ये खुद भी जैन बन गए थे। तो इनके लिए बहुत आसान था क्योंकि ये बादशाह थे, तो इन्होंने प्रमोट किया जैनिज्म को। तो ये एक और रीज़न जैनिज्म क्या पॉपुलैरिटी का था। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पहले भी हम जो फेमिन यहाँ मगध में आ गया था, मगध दैट्स प्रेजेंट डे बिहार, लेड टू द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जैनिज्म कैसे फैला, जब यहाँ बिहार में फेमिन आ गया तो यहाँ से जो है एक ग्रुप ऑफ जो एक ग्रुप था वो यहाँ से निकल गया था, वो साउथ इंडिया रहने गया था। तो 12 साल तक वो वहाँ पे रहे, तो उसकी वजह से वहाँ पे स्प्रेड हो गया जैनिज्म, दैट इज़ कहाँ पे, साउथ इंडिया में। द फेमिन लास्टेड फॉर 12 ईयर्स, तो 12 साल तक ये चला। एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, इन्हों खुद को बचाने के लिए कहीं तो जाना ही था, मुंह तो करना ही था, तो ये कहाँ चले गए, ये साउथ इंडिया में निकल पड़े। एंड अंडर द लीडरशिप, किन की लीडरशिप में, तो मैंने आपको इससे पहले ही बोला, भद्रा बाहू की लीडरशिप में ये साउथ इंडिया गए थे 12 साल के लिए। इन ओडिशा, ओडिशा में इट एंजॉयड द पैट्रनेज ऑफ कालिंगा किंग, कालिंगा किंग खारावेला, खारावेला जो ओडिशा के किंग थे, दैट इज़ जो कालिंगा किंग थे, कालिंगा दैट इज़ ओडिशा। ठीक है, इस टाइम के जो किंग थे वहाँ पे, इन्होंने भी वहाँ पे प्रमोट किया जैनिज्म। ठीक है, तो ऐसे ये कहाँ पहुँचा, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कैसे पहुँचा, ये इसका रीज़न था, यहाँ पे मगधा में जो फेमीन आ गया था 12 साल के लिए, यहाँ पे बहुत सारे जैन्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए साउथ इंडिया में। सो ये एक कारण था। जैन काउंसिल, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपकी एनसीईआरटी जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी पतालीपुत्रा में इन 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी में हुई थी पतालीपुत्रा, एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्रा। तो स्थूलभद्रा ने इसको प्रिसाइड किया था, दैट मीन्स प्रिसाइड करना, दैट मीन्स उसके चेयरमैन होना या उस काउंसिल के प्रेसिडेंट होना। तो ये थे आपके स्थूलभद्रा, प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म की। रिजल्टेड इन, इससे क्या हो गया, इससे इट रिजल्टेड इन कंपाइलेशन ऑफ 12 अग्नाज टू रिप्लेस द लॉस्ट 14 पर्वास। ये 14 पर्वास, 14 पर्वास जो जैनिज्म के थे ये लॉस्ट हो गए थे क्योंकि बहुत पुराने थे। तो पहली जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था इसमें कंपाइल हुए थे ये 14 अग्नाज। 14 अग्नाज क्या है, ये रिलीजियस टेक्स्ट हैं बेसिकली, ओरिजिनल रिलीजियस टेक्स्ट इनके। सो इनको कंपाइल किया था फर्स्ट काउंसिल में। सेकंड काउंसिल में क्या हुआ, फिर सेकंड काउंसिल हुई, और ये कब हुई थी, ये हेल्ड एट वालाबाई इन 512 एडी। तो 512 एडी में हुआ था ये, एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय दिवारदी। ठीक है, दिवारदी शम, ठीक है, प्रिसाइडेड बाय दिवारदी के शम्स रमाना, रिजल्टेड इन फाइनल रिकम्पाइलेशन ऑफ 12 अग्नाज एंड 12 उप अग्नाज। सो ये जो 12 अग्नाज फर्स्ट काउंसिल में कंपाइल किए गए थे, तो इनकी फाइनल कंपाइलेशन जो है सेकंड काउंसिल में हुई थी। ठीक है, तो ये था आपके काउंसिल्स, दो काउंसिल हुए थे, कब हुए थे, तो ये 3 बीसी और 512 एडी में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें अगर जैन लिटरेचर की, तो ये इम्पोर्टेंट है। जैन लिटरेचर की बात करें तो इसका लिटरेचर हम देखते हैं, जैन लिटरेचर इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला अगम और कैनोनिकल लिटरेचर, ठीक है, जो ओरिजिनल लिटरेचर है, जो रिलीजियस स्पिरिचुअल या रिलीजियस टेक्स्ट है जैनिज्म का, सो दैट इज़ 1।
एंड अगम टेक्स्ट्स आर दी सीक्रेट बुक्स ऑफ द जैन रिलीजन। ये कौन सी बुक्स हैं? ये वो बुक्स हैं जो इनकी सीक्रेट, जैनिज्म की सीक्रेट या रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ठीक है। दे आर रिटन इन अर्धा मगधी, ए फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। सो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? तो ये लिखे हैं अर्धा मगधी। ये एक फॉर्म किसका था? प्राकृत लैंग्वेज में। आपको पता होगा प्राकृत लैंग्वेज बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, ठीक है। ये जो बहुत पहले जो आपके अशोका थे उस टाइम पे भी बहुत पॉपुलर थे। अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनकी जो उनके ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो सब मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इनकी जो जैनिज़्म की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट बुक हैं, ठीक है, सीक्रेट बुक्स हैं, ये भी इसी लैंग्वेज में लिखी गई है। नॉन अगम लिटरेचर, दैट मीन्स द कॉमन लिटरेचर, या जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर है या कंटेम्प्रेरी लिटरेचर जो ट्रांसलेट किया है या और सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, या जो वो लिटरेचर जो इतना जो है रिलीजियस इनका नहीं है, जैसे रिलीजियस लिटरेचर है या सीक्रेट है, ये सीक्रेट नहीं है। नॉन अगम लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ कमेंट्री। ये कौन सा है? ये इसमें कमेंट्रीज होती हैं या एक्सप्लेनेशंस ऑफ जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन, इंडिपेंडेंट वर्क्स कंपाइल्ड बाय एसिडिक्स एंड स्कॉलर्स, या जो वो लिटरेचर जो कंपाइल किया गया है, किन्होंने, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कंपाइल किया है, ठीक है। दे आर रिटन इन मैनी लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज भी हो सकती हैं, ये बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा गया है जी, आप प्राकृत में, संस्कृत में। सो ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आप खुद भी मार्क कर सकते हैं या खुद भी लिख सकते हैं। इसमें जर्मन भी होगी, इंग्लिश भी होगी, तमिल भी होगी, हिंदी भी होगी, ठीक है, प्राकृत, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस इसमें आएगी। ये ट्रांसलेटेड लिटरेचर होता है, या जो वो लिटरेचर जो ओरिजिनल फॉर्म नहीं है या आपका रिलीजियस टेक्स्ट या सीक्रेट टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का लेक्चर जैनिज़्म। ये हमारा जैनिज़्म का लेक्चर 3 जो एंशिएंट हिस्ट्री का है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें हम आगे आने वाले वीडियोस में जो है और 2 लेक्चर इस सीरीज़ के बनेंगे, वो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका कमेंट आएगा तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका कुछ सजेशन होगा, एडवाइस होगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो थैंक्स सो मच, स्टे ट्यून। अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें, हम बहुत जल्दी ही उसको भी अपलोड करते हैं। तो चलिए, ठीक, मिलते हैं।